मेरी शादी का सुनकर वो सब कुछ छोड़कर दुबई से लाहौर आ गया। वो आते ही मेरे पाँव में बैठ गया और कहने लगा, मुझे मुआफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, तुम ये सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलो। मेरा यकीन करो, सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं उसे देखकर मुसलसल रोए जा रही थी कि वो पहले ही समझ जाता तो आज हम दोनों इतनी तकलीफ में न होते। मैंने उसे बताया भी था कि मेरे बाबा बीमार रहते हैं, हालात मेरे बस से बाहर होते जा रहे हैं, पर इस वक्त उसे लगता था कि ये सब मैं उसे खुद ही जज्बाती कर कह रही हैं। मैंने उससे कहा, मेरा सारा घर सजा पड़ा है, कल मेरी बारात है। मैं कैसे अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर तुम्हारे साथ भाग जाओ। मुझे माफ़ कर देना, मुझसे ये सब नहीं होगा। अब तो बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मुझे नहीं खबर कब दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए कि अब आधी रात को अपने कमरे का गली वाला दरवाज़ा खोलकर वो हमारी बैठक में आ जाती। उसने दस्तकारी इस कॉल भी खैर बात कह दिया। उसका कोरस मुकम्मल हो गया था। जिस रात राहिला को आना होता वो शाम को ही खड़की से इशारा कर देती थी। साहिर भाई के इम्तिहान हो चुके थे, रिजल्ट आया तो उनको मुलाजमत मिल गई। शाम को दफ्तर से लौटे तो राहिला को खड़की में देखा। उसने भाई को इशारा किया। उसके पीछे इसकी चचाजाद खड़की में खड़ी थी, जिसने दोनों को एक दूसरे को इशारा करते देख लिया। मैंने मैके जाना तर्क कर दिया क्योंकि साथ ही नसीर का घर था। आसिम शक करते थे कि मैके में शायद नसीर से मिलने जाती हूँ। जब ऐसी सोच उनको सताती तो बहाने बहाने से झगड़ने लगते थे। मैं एक बच्ची की माँ बन चुकी थी। इस अहानतामीज़ सलूक को सहते सहते थक गई थी। आसिम अपनी बच्ची को भी नहीं उठाते थे। ये मासूम फूल भी बाप की शक और शबे भरी निगाहों की तप्श से मुरझा कर रह गया था। वो उसे उठाना या हाथ लगाना भी गनाह समझते थे।